गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी में ही अगले टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को ही कंटिन्यू कर रहे थे। आज भी उसी का एक अगला स्टेप है, अगला पड़ाव है ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनका क्या उपयोग है। हम विभिन्न तरह की अपनी आवश्यकता पूर्ति, रिसर्च में या अन्य प्रोडक्ट प्राप्त करने में, दवाइयाँ बनाने में ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कैसे उपयोग करते हैं और कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं जिनके साथ हम बंधे हुए हैं, इन दोनों को हमें पढ़ना है। इसमें जो आपका शुरुआती पार्ट है, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 4 के अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि शुरुआती 3 लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर ही बेस्ड थे। आपको शुरू में हमने बताया था कि कोई भी लिविंग एनिमल जिस पर हमें काम करना है, उस लिविंग एनिमल में डिजायर जीन डाल दिया जाए। कोई भी लिविंग एनिमल जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें अगर हम डिजायर जीन डाल करके या डिजायर जीन को इंसर्ट करके अपने लिए उपयोगी प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, ऐसे एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। किसी एनिमल में उसके खुद के जीन हैं, उस जीन के साथ में हम कोई अपने लिए आवश्यक जीन जो हमारे किसी विशेष ज़रूरत को पूरे करने के लिए काम के हैं, उनको हम उन एनिमल्स के अंदर डाल करके जिन एनिमल्स को तैयार करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में 2 अलग अलग एनिमल्स के जीन्स होते हैं और आप अभी तक जितने ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे काम हुए हैं उनमें 95% काम माइस पे है, यानी चूहों पे है। यानी सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसजेनिक एनिमल्स अगर कहा जाए तो माइस है। माइस के अलावा रैबिट, मंकी, शीप, फिश और रैट, ये प्रमुख ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जिन पर लगातार हम काम करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम माइस पर हुआ है, क्योंकि उसको पालना आसान है, उसका कल्टीवेशन आसान है, उसकी फीडिंग आसान है, स्पेस कम चाहिए, ब्रीडिंग की जो दर है, स्पीड है, वो तेज है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं को देखते हुए अधिकांश जो काम हैं वो हम लोगों ने माइस पे किए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि माइस मैमल का ही एक ग्रुप है और मैमल्स संबंधी जितने रिसर्च हम करना चाहते हैं, ह्यूमन से संबंधित जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनको अगर हम रैट पे करते हैं तो काफ़ी कुछ करीबी ग्रुप में रिसर्च करके हम ह्यूमन संबंधी बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में आप जान गए। ऐसे एनिमल जिनमें हम दूसरे एनिमल्स के जीन को इंसर्ट करा करके और कंबाइंड जीन्स वाला एक एनिमल प्राप्त करते हैं, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि एम्ब्रियोनिक एज में, भ्रूण अवस्था में ही स्टेम सेल की हेल्प से हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही स्टेम सेल की सहायता से हम जीन को उस एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर दें। उस जीन का एम्प्लीफिकेशन हो करके जो नया एनिमल बनेगा उसमें ट्रांसजीनिक कंडीशन पाई जाएगी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित होगा। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वो जीन होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे इंसुलिन हार्मोन हमें प्राप्त करना है तो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जो हमारा जीन है हमने रैबिट में डाल दिया और रैबिट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने स्टेम सेल्स में जीन ट्रांसप्लांट कर दिया। जो रैबिट बनेगा उसमें ह्यूमन वाला इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और जब हमें ज़रूरत होगी तो ह्यूमन की बॉडी के लिए ह्यूमन जो इंसुलिन है, उस इंसुलिन जो ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक है,
वो इंसुलिन को हम रैट से प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि इंसुलिन भी अलग अलग एनिमल में उसकी बॉडी के लिए एडिक्टेड होता है, उसकी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। तो हमें अपना वाला इंसुलिन चाहिए तो उसको हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का तरीका है उसमें रेट्रोवायरस की हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट एनिमल में ट्रांसफर करते हैं। रेट्रोवायरस की सहायता से हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दें। ये दूसरा तरीका है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का। और दूसरा तरीका के बाद एक तीसरा तरीका और है जिसमें हम डीएनए को डायरेक्ट माइक्रो प्रोजेक्शन या माइक्रो पिपेट माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से डीएनए को एनिमल में इंसर्ट करते हैं। इस तरीके से हमने बताया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है आपका जो पहला तरीका हमने बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल की सहायता से जीन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है रेट्रोवायरस की सहायता से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए होस्ट सेल में। और तीसरा तरीका है डायरेक्ट माइक्रो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की सहायता से, माइक्रो पिपेट की सहायता से या माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से या शॉर्ट गन की सहायता से जीन को हम इंसर्ट कर दें होस्ट सेल में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तैयार कर सकते हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की उपयोगिता के बारे में हमें पढ़ना है। हमारे लिए विभिन्न प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर लगातार काम जारी है और हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से हमें मिलते हैं। इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन कौन से हमें लाभ मिल सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला लाभ क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और उनके डेवलपमेंट को समझने। जैसे आप देखते होंगे सामान्य जो जानकारी है किसी व्यक्ति की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ का एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स है और एक निश्चित टाइम पीरियड पर जैसे फ्लावरिंग होती है पौधों में वैसे एनिमल्स में भी एक निश्चित टाइम पीरियड पर मैच्योरिटी आती है, एक निश्चित टाइम पीरियड पर एजिंग आती है। अब ये प्रोसेस जीन में फीड है, एक सॉफ्टवेयर है जीन जिसमें हमारा आगे किस क्रम में आगे विकास होगा, किस क्रम में हमारा ढलाव होगा उम्र का, वो सब चीज़ें जो है जीन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके विकास की प्रक्रिया, विकास की संभावनाएं कितनी हैं, वो सब चीज़ें। अब जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं मनुष्य की, ये कुछ ऐसी ब्रीड हैं जिनमें एजिंग बहुत स्लो है। ठंडे क्षेत्र में जो हिमालय की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं उनमें फीमेल्स की जो मेनोपॉज पीरियड है वो 55 से 65 तक जाता है, यानी और प्यूबर्टी पीरियड भी जो है 25 से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि लेट एजिंग का जीन उनमें है। अब एजिंग अगर धीमी है, उम्र ढलने की संभावना कम है, तो ऐसे जीन को अगर हम किसी एनिमल में डाल दें तो उसकी लंबे समय तक जीवंतता बनाए रखने में, उसकी फिटनेस और स्वास्थ्य को बनाए रखने में वो जीन सहायता करेगा। तो ऐसे उपयोगी जीन्स और उनके विकास की प्रक्रिया को समझ करके हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार करते हैं। दूसरा, किसी भी एनिमल्स में जैसे विभिन्न प्रकार की डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के अध्ययन में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग करते हैं। जैसे अब ह्यूमन में हम देखते हैं महिलाओं में पाई जाने वाली आर्थराइटिस की समस्या, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में भूलने की समस्या होती है, ठीक है ना, इन एल्जाइमर्स बोलते हैं। उम्र के साथ ये शिकायतें आती हैं आर्थराइटिस की, एल्जाइमर्स की। तो एल्जाइमर्स, आर्थराइटिस ऐसे डिजीज़ पर अगर हमें अध्ययन करना है और उन डिजीज़ पर किसी विशेष जीन के प्रभाव का अध्ययन करना है या ड्रग्स के प्रभाव का अध्ययन करना है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ऐसे जीन को इंसर्ट करा करके उनके प्रभाव को अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आर्थराइटिस संबंधी जो जीन है कुछ लोगों में उसका असर कम है, या आर्थराइटिस को प्रभावित करने वाला जो जीन है, मेटाबॉलिज्म को जो प्रभावित करने वाला जीन है, जिसके कारण से आपके शरीर में
यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है और वो यूरिक एसिड आपके आर्थराइटिस की शिकायत क्रिएट करता है, वो उस जीन को हमने निकाल दिया और जीन को निकाल करके जो नया एनिमल बनाया उसमें उस जीन को हमने हटा दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब उस जीन युक्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त एनिमल पे हमें अध्ययन करना है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे, तो उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन में रख करके उसको देख सकते हैं, उसके विकास की स्थिति को देख सकते हैं, या हम एल्जाइमर्स का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अध्ययन के लिए, एनिमल्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी और उसके डेवलपमेंट के अध्ययन के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करने में, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं, उसमें भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उपयोग किया जाता है। आपको शुरू में ध्यान होगा, हमने एक प्लांट आपको बताया था जिसका नाम था ब्रैसिका नीपस। ब्रैसिका नीपस के बारे में बताया था कि जो लीच में पाया जाने वाला हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है, एनिमल का जीन जो एंटीकोगुलेंट बनाता है, लीच से निकाल करके हमने ब्रैसिका नीपस प्लांट में डाल दिया और ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। उस ट्रांसजेनिक प्लांट के सीड से हमें हिपेरिन एंटीकोगुलेंट मिलने लगा, जो कि एनिमल प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हम पौधों में एंटीकोगुलेंट प्राप्त कर लें। ऐसे प्रोडक्ट का तैयार करने का तरीका ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। ऐसे ही हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए। एक ट्रांसजेनिक एनिमल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आपको हम बता देते हैं। एक ट्रांसजेनिक गोट बनाई गई, बहुत लगभग 2001 के आसपास की घटना है। एक ट्रांसजेनिक गोट बनाई गई, यानी ऐसी गोट या बकरी तैयार की जिसके अंदर हमने स्पाइडर का जीन डाला। स्पाइडर का वो जीन डाला जो सिल्क बनाता था, रेशम का जाल बनाता था। तो स्पाइडर के शरीर में सिल्क प्रोड्यूसिंग जीन पाया जाता है। उस स्पाइडर के सिल्क प्रोड्यूसिंग जीन को हमने किस में डाला? गोट में। और अब उस गोट का जो मिल्क था, उस मिल्क में सिल्क प्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती थी। इस प्रकार जो गोट का मिल्क है, उस मिल्क से हम सिल्क तैयार कर देते हैं। सिल्क प्रोड्यूसिंग मिल्क को से हमने जो सिल्क तैयार किया, वो उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती सामान्य सिल्क से करीब 4 गुना ज़्यादा थी। उसको हम मिल्क स्टील सिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सामान्य सा जीन, जिस जीन की सहायता से हम जो है सिल्क का प्रोडक्शन करते थे, उसको हमने गोट में ट्रांसफर कर दिया। तो गोट से हम ये चीज़ें जो है तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हम जो मॉलिक्यूलर फार्मिंग शब्द जो यूज कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम एनिमल के अंदर तैयार कर लें, मिल्क के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर लें, ये बड़ा शानदार तरीका है। आपको कोई दवा चाहिए है, वो दवा बिना एनिमल को हम मारे, जैसे गाय के यूरिन से बहुत सारी दवाइयाँ हम गौमूत्र से बनाते हैं, गाय के गोबर से हम बहुत सारे बैक्टीरिया कल्चर तैयार करते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या है? एक तरीके से ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग का ही तरीका है। अब हमने उस गोट में ऐसा चीज डाल दिया जो रेशम बनाता है।
अब गोट से जो मिल्क निकला, उस मिल्क को मैं निकाल करके और उससे जो है सिल्क तैयार कर लिया। सिल्क की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कि उससे बहुत मजबूत टूल्स तैयार करने लगे हम, पैराशूट की डोरियाँ जो और फिश पकड़ने वाले जाल, इस तरह के जो हार्ड काम करने मतलब मजबूत थिकनेस वाले जो है फाइबर तैयार करने लगे। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें हम इनको डालते हैं वो होस्ट एनिमल है, और जिस जीन को डाल रहे हैं फॉरेन जीन है, तो फॉरेन जीन होस्ट एनिमल के जीन के साथ जुड़ करके मल्टीप्लाई करके और जो प्रोडक्ट तैयार करता है वो प्रोडक्ट उसके किसी मिल्क में, मीट में, यूरिन में, हेयर में, किसी ऐसी जगह से प्राप्त करते हैं जिससे हम आसानी से उसको सेपरेट कर सकें। तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मिंग में भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को उपयोग करते हैं। तो आपको आपने बताया कि ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन के डेवलपमेंट को समझने में, ह्यूमन से कि उनमें पाई जाने वाली विभिन्न बीमारियों के अध्ययन में और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करने में यानी मॉलिक्यूलर फार्मिंग में हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा हम देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग लगातार धीरे धीरे कई क्षेत्रों में किया गया है। हमने बताया था कि काऊ को ट्रांसजेनिक तरीके से बनाया गया। ट्रांसजेनिक काऊ जो बनाई गई, पहली ट्रांसजेनिक काऊ का नाम है रोजी, नाम याद रखिएगा। पहली ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या है? रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ। अब देखिए रोजी क्यों महत्वपूर्ण है। ये पहली ट्रांसजेनिक काऊ है। दिस काऊ प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क। अभी तक गाय जो बनाती हैं वो कौन सा प्रोटीन बनाती हैं? काऊ प्रोटीन रिच मिल्क। ठीक है। अब काऊ प्रोटीन रिच मिल्क काऊ के काल्फ के लिए बेहतर है और ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क ह्यूमन किड्स के लिए बेहतर है। मनुष्य के बच्चों के लिए ह्यूमन प्रोटीन मिल्क माँ का दूध ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी गाय जो मनुष्य की माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को अपने मिल्क में बनाने लगे, ऐसी ट्रांसजेनिक गाय वो थी रोजी। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसने ह्यूमन में पाए जाने वाला ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, कौन सा? ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन का निर्माण काऊ के मिल्क में होने लगा। जो लैक्टो एल्ब्यूमिन मनुष्य के ब्लड में पाया जाता, मनुष्य के मिल्क में पाया जाता था, ह्यूमन मिल्क में पाया जाता था, उस अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जीन को हमने ह्यूमन के सेल से निकाल करके काऊ के सेल्स में इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करके काऊ में डाल दिया और उससे जो काऊ तैयार हुई, ऐसी काऊ कहलाते हैं ट्रांसजेनिक काऊ। जिस पहली काऊ का नाम था रोजी, उस रोजी में जो मिल्क बना, उस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो जिसकी जो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट था ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए, जो नेचुरल काऊ मिल्क में मिलने लगा। ह्यूमन बेबीज के लिए सुटेबल जो प्रोटीन था वो था अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, जिसको अब हमें कहाँ से मिलने प्राप्त हुआ? काऊ मिल्क से मिलने लगा। तो ये बड़ी समस्या थी, इसलिए आप फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम रोजी याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि ह्यूमन में पाए जाने वाला
अल्फा लैक्टोएल्बुमिन नामक प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है जिसको हमने काउ मिल्क से प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेनिक काउ बनाई। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला जो पॉइंट है इसको आप याद करें। ठीक इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एक हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया। क्या तैयार किया? अल्फा 1 एंटी ठीक है, ये बनाया था हमने ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, जो ह्यूमन के लिए उपयोगी था, बच्चों के लिए माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोडक्ट गाय के दूध से मिलने लगा। तो ऐसी माताएं जो मिल्क फीडिंग नहीं करा पा रही हैं या कम मात्रा में मिल्क फीडिंग करा पा रही हैं, उनको काऊ मिल्क दिया गया जिससे ह्यूमन लैक्टोएल्बुमिन था, तो मनुष्य की माँ के दूध की कमी की पूर्ति हुई। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ठीक इसी तरह का एक दूसरा प्रोडक्ट है, ये भी ह्यूमन प्रोटीन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो एम्फाइसीमा, जो एम्फाइसीमा डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आता है। एम्फाइसीमा डिजीज एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण उत्पन्न होता है। क्या है एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर increase due to excessive smoking। ये एम्फाइसीमा डिजीज अत्यधिक स्मोकिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, और इस डिजीज के कारण लंग्स चोक करने लगते हैं। लंग्स की इनहेलेशन कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेने की क्षमता घटने लगती है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है, वर्किंग एफिशिएंसी डाउन होती चली जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक जो प्रोटीन है वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। ये ह्यूमन में पाया जाता है। एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में इस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, और इस प्रोटीन को भी हमने इसी काऊ ट्रांसजेनिक काऊ से तैयार किया। ट्रांसजेनिक काऊ के मिल्क से हमने एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण किया। ये ट्रांसजेनिक एनिमल का दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी बीमारियां, जैसे हमने एक डिजीज आपको कौन सी बताई थी? ये बताई एम्फाइसीमा। ठीक है, दूसरी जो लैक्टोएल्बुमिन है, ये इम्यूनो बूस्टर है। बच्चों में प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाला प्रोटीन है लैक्टोएल्बुमिन। तो इम्यूनिटी बूस्टर दवाई या इम्यूनिटी बूस्टर अल्फा लैक्टोएल्बुमिन बनाया, पहला प्रोडक्ट। दूसरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया, जो एम्फाइसीमा के कंट्रोल के लिए। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं, इनके उपचार के लिए भी हम काम किए हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा है
न्यूरिया, पांचवा एल्केप्टोन्यूरिया। ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से गिफ्ट में मिलते हैं। ऐसे वंशानुगत लक्षणों के उपचार के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता से हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फीसाइमा ऐसी बीमारियों से राहत दिलाते हैं, उनके प्रभाव को कम करके जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनके जीवन को सुलभ बनाने में सहायता करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इंसुलिन की उपयोगिता के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि जिस दिन से इंसुलिन बन गया उस दिन से डायबिटीज़, जो जेनेटिक डायबिटीज़ से प्रभावित लोग हैं या अन्य किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण जो डायबिटीज़ है उससे होने वाली परेशानियों से लोग अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को सुगमता से जी रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में जो योगदान है इसके बारे में आप डिटेल में तो पीजी पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको जो ज़रूरत है नीट के लिए उसके हिसाब से इतना काफ़ी है और हम उसी लेवल पे आपको जानकारी दे रहे हैं जो एनसीईआरटी के आधार पर चल रही है। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं। तो ये 4-5 चीज़ें हो गई, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब वैक्सीन सेफ्टी के क्षेत्र में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या योगदान है उसको हम जानेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग किसमें? वैक्सीन, सेफ्टी में क्या उपयोग है? आप देख रहे होंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाकर हम उन एनिमल्स पर वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं और उन टेस्टिंग के बाद जो हम पर निष्कर्ष निकल के आते हैं उनके आधार पर हम वैक्सीन को मनुष्य के उपयोग के लिए मार्केट में लाते हैं। ये काम लगातार लंबे समय से चल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पोलियो वैक्सीन सबसे पहले बनी थी, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो सबसे पहले माइस में चेक की गई थी। माइस समझते हैं, चूहे की प्रजाति है, जंगली चूहा माइस। तो जब तक माइस में उसको चेक नहीं किया गया तब तक आगे ह्यूमन में चेक करने की स्थितियाँ नहीं हैं। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनमें जो है विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का उपयोग करते हैं, उनमें जब रिजल्ट सफलतापूर्वक हमें मिल जाते हैं, उन परिणामों के निष्कर्ष के बाद फिर हम ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे जो है टेस्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पोलियो का तो खैर चीप में हो माइस में टेस्ट हुआ था। इस समय जो कोरोना चल रहा है, कोरोना में जो टेस्ट आप कराते हैं RT-PCR, ये RT-PCR टेस्ट भी बायोटेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही हम RT-PCR टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट में हम चेक करते हैं कि इन्फेक्शन की स्थितियाँ क्या हैं। तो इसी तरह से वैक्सीन विभिन्न प्रकार की हम जो तैयार करते हैं उन वैक्सीन को ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम इंसर्ट करके उन वैक्सीन का उपयोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स में प्रयोग करने के बाद फिर फाइनल प्रयोग होता है। इस तरह से केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड कैरी जीन विच मेक द मोर सेंसिटिव फॉर टॉक्सिन, यानी जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उनमें
हम देखते हैं कि कोई दवा के प्रति सेंसिटिव जीन है कि नहीं है तो हम उसको उसमें सेंसिटिविटी ड्रग क्रिएट करते हैं। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट आर स्टडीज। पहले हम क्या करते हैं उसमें जैसे एलर्जी है तो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब जब ट्रांसजेनिक एनिमल में एलर्जी की शिकायत हो रही है, उस एलर्जी के उपचार के लिए कोई विशेष हम ड्रग्स उसको देते हैं। फिर उन ड्रग्स का प्रभाव हम देखते हैं कि उन पर एलर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड कैरी जीन विच मेक द मोर सेंसिटिव फॉर टॉक्सिन। ट्रांसजेनिक एनिमल में वो जीन को कैरी करते हैं जो सेंसिटिव होते हैं विशेष टॉक्सिन के लिए। तो वो टॉक्सिन्स जिसके लिए वो सेंसिटिव हैं उस जीन पे हम फोकस करते हैं, उसकी उस विशेषता को अध्ययन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि उस पर उस विशेषता यानी उस विशेष ड्रग का जिसके प्रति वो सेंसिटिव है उस विशेष ड्रग के प्रभाव जिसके कारण से एलर्जी की शिकायत उत्पन्न हो रही है, सेंसिटिविटी की शिकायत उत्पन्न हो रही है, उस पर किसी ड्रग का क्या उपयोग है और उस ड्रग के उपयोग के बाद हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। जैसे आपने एक एनिमल लिया उसमें पता चला अरहर की दाल के प्रति सेंसिटिविटी थी, किसी दूसरे एनिमल में धूल के प्रति सेंसिटिविटी थी, तीसरे में मान लीजिए उड़द की दाल से सेंसिटिविटी थी, चौथे में सरसों के तेल से सेंसिटिविटी थी। अब ये जो विशेष जीन है अब उस सेंसिटिविटी वाले कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद उस ट्रांसजेनिक एनिमल में हम वो दवा नंबर 1 डाला, देखा उस पे सरसों के तेल के प्रभाव से जो एलर्जी उत्पन्न हो रही है वो धीरे धीरे क्या हुआ एलर्जी और बढ़ी। इसका मतलब वो दवा नहीं है बल्कि वो हानिकारक है। तो हमने ये क्लियर किया कि अगर सरसों के तेल से एलर्जी है तो ये चीज़ नहीं है। फिर दूसरी कोई दवा दी या दूसरी कोई डाइट दी उससे एलर्जी घट गई तो उससे हमें निष्कर्ष निकाला कि ये चीज़ें हम ले सकते हैं जिनसे एलर्जी घट रही है। कोई ऐसी दवा दी कि एलर्जी पूरी तरह सप्रेस्ड हो गई, जो खत्म हो गई, तो उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि ये जो ड्रग है वो इस विशेष एलर्जी के लिए काम का है। इस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल में हम उन जीन को अध्ययन करते हैं जो विशेष टॉक्सिन्स पर सेंसिटिव है और उन जीन की सेंसिटिविटी को सप्रेस करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डालते हैं उसमें और एलर्जी का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के अंतर्गत हम उन टॉक्सिन्स के प्रभाव का अध्ययन करके उन रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करके जो किसी विशेष समस्या से बचाने में सहायक हैं उनके डोज, उनकी ड्यूरेशन और उनके मनुष्य प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में 2001 में एक बहुत बड़ा काम किया गया। आपको मालूम होगा अमेरिका में जो 2 टावर गिराए गए थे आतंकवादी घटना के तहत, जो टावर गिरे थे उससे बहुत सारे लोग नीचे दब गए। ऐसी स्थितियाँ अक्सर भूकंप आने पर भी मिलती हैं कि अचानक भूकंप के कारण बिल्डिंग दब गई। जैसे भी जस्ट कुछ दिन पहले टर्की में भूकंप आया था और बहुत सारी बिल्डिंग जो ध्वस्त हो गई, लोग नीचे दब गए थे। अब ऐसे दबे हुए लोगों की जानकारी निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, कौन सा एनिमल कहाँ पर दबा है। बच्चे, पेरेंट्स या बूढ़े लोग जो नहीं निकल पा रहे उनको जानकारी करने के लिए स्निफिंग डॉग का उपयोग शुरू किया गया। स्निफिंग डॉग जिनमें विशेष तरह की स्मेलिंग कैपेसिटी पाई जाती है, ऐसे स्निफिंग डॉग जिनमें एक्सेसिव स्मेलिंग पावर पाई जाती है, उनमें स्मेलिंग पावर वाले जीन्स का अध्ययन किया गया और उस स्मेलिंग पावर वाले जीन को हमने अलग से निकाल करके और ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए, ट्रांसजेनिक डॉग तैयार किए जिन्हें स्निफिंग डॉग कहते हैं, जिनमें एक्सेसिव स्मेलिंग पावर पाई जाती है। ऐसे स्मेलिंग पावर को विकसित करके हमने अपने लिए उपयोगी अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के स्निफिंग डॉग तैयार किए जो हमें भूकंप से बचने में, जो हमें विभिन्न प्रकार के ऐसे बिल्डिंग से दबे हुए लोगों को निकालने में सहायता करते हैं। ये डॉग चोरी में
बहुत सारे जो है विस्फोटक को पहचानने में, अपराधियों की खोज में, और आप देखते होंगे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जो जहाँ पर अक्सर बड़े बड़े जो है तूफान आते हैं, बर्फीले तूफानों में सैनिक दब जाते हैं, उन सैनिकों को खोजने में इनका उपयोग किया जाता है। तो उनकी कैपेसिटी बढ़ा करके इसमें फिर डालघर डेवलप किए गए और इसके लिए इसमें ट्रांसजेनिक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये उसके लिए पूरा मनुष्य जगत को ऋणी होना चाहिए। फिर इसी क्रम में एक ट्रांसजेनिक मंकी तैयार किया गया जिसका नाम था एंडी। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, ANDI। इसको हम उल्टा पढ़ेंगे IDNA। मंकी का नाम क्या है? एंडी। ठीक है, एंडी मंकी तैयार किया गया। और ये मंकी कैसे तैयार हुआ? इंसर्जन ऑफ डीएनए, आईडीएनए। आई मतलब इंसर्जन ऑफ डीएनए, डीएनए का इंसर्जन कराया गया। तो आईडीएनए को जब हम उल्टा पढ़ते हैं, IDNA उल्टा पढ़ें तो ANDI, एंडी। तो इंसर्जन ऑफ डीएनए की सहायता से बनाया गया जो मंकी था उसका नाम इसी आईडीएनए को उल्टा पढ़ करके हम उसी क्रम में एंडी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एंडी जो नाम है क्यों रखा गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इंसर्जन ऑफ डीएनए को ही हमने उल्टा पढ़ दिया तो एंडी हो गया। एक ऐसा मंकी तैयार किया गया जिसमें बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती थी। ऐसा चमकीला सा मंकी, फ्लोरोसेंस पाया जाता था, शाइनिंग पाई जाती थी बॉडी में। तो आपको मालूम है कि बायोलुमिनेसेंस तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो पानी समुद्र की सतह पर नीचे गहराई में पाए जाने वाले एनिमल है उनमें पाई जाती है। स्फुरदीप्त बोलते हैं, चमकते हैं पानी के अंदर अंधेरे में। जो डीप सी में जैसे स्टारफिश है या अन्य बहुत सारे एनिमल्स हैं जो गहरे समुद्र में हैं जहाँ पर प्रकाश सूर्य तक नहीं पहुँच पाता, तो वह अपने विभिन्न उपयोगिता उनका उद्देश्य यही है कि उस अंधेरे में उजाला मिलने लगे जिससे बहुत सारे काम में सुविधा हो जाए। तो ऐसा बायोलुमिनेसेंस जो जेलीफिश की बॉडी में पाया जाता था, उस जेलीफिश की बॉडी से बायोलुमिनेसेंस यानी चमक उत्पन्न करने वाला जो जीन हमने निकाला और उसको इंसर्ट कर दिया डीएनए में, किसके? मंकी के। तो बन गया इंसर्जन ऑफ डीएनए इन मंकी कॉल्ड एंडी। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से हमने एक चमकदार मंकी तैयार किया जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन बनाने वाला जीन जेलीफिश में पाया जाता था। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन बनाने के कारण ही स्किन में फ्लोरोसेंस चमक पाई जाती है, बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है। तो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंट प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है वो हमने जेलीफिश से निकाला और मंकी में डाल दिया, बन गया बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी वाला मंकी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कलाकारियाँ आप जो पढ़ रहे हैं ये अपने आप में चमत्कार हैं। जो आपने सूर्य भगवान शंकर के चमत्कार पढ़े होंगे कि उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट करके भगवान गणेश को बना दिया। काली देवी जी का चमत्कार पढ़ा होगा, ये रक्त बीज जैसे दानव जिसका एक बूंद गिरता था रक्त में तो बहुत सारे रक्त बीज बन जाते थे, उनको जो है खप्पर में लेकर के पीना शुरू कर दिया। ये सब जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स ना कहें एक विशेष तरह की क्षमता वाले एनिमल तो थे ही थे जिनमें एक बूंद से बहुत सारे रक्त बीज, बहुत सारी जितनी बूंद जमीन में गिरे उतने रक्त बीज बन जाए। इसका मतलब उनके पास में कुछ विशेष तकनीक थी। उसी तकनीक की दिशा में हम अब साइंस के जरिए बढ़ रहे हैं और हमारे ये पुराने वैज्ञानिक थे, हमारे देवता जिनको हम कहते हैं, उनके पास ही तकनीक दूसरे रूप में थी। वो रूप क्या थे हमें नहीं मालूम, लेकिन आज जो काम हो रहे हैं वो भी किसी तकनीक से कम नहीं है कि बंदर चमकीले चेहरे वाला बन गया, चमकदार बंदर बन गया। ट्रांसजेनिक शीप बनाई हमने स्कॉटलैंड में जिसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया। हाँ, अभी हमने आपको बताया था कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फाइसोमा डिजीज
जो इस लंग डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फाइसोमा, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो ड्रग बनाया था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो ड्रग है, इस ड्रग, ये ड्रग नहीं है वास्तव में, ये प्रोडक्ट है, ये हमने एक शीप से तैयार किया जिसका नाम था ट्रेसी, TRACI। शीप का नाम क्या था? ट्रेसी। इस ट्रेसी शीप को हमने कहाँ पर तैयार किया? स्कॉटलैंड में तैयार किया। इस शीप में विशेषता ये थी कि इस शीप के मिल्क में एक ऐसा जीन डाला हमने जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण करता था। तो जब शीप में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन बनाने वाला जीन इंसर्ट कर दिया, तो उस ट्रांसजेनिक शीप जिसका नाम ट्रेसी था, दूसरा नाम याद रखिएगा, जिस तरह से हमने काऊ का नाम आपको बताया था, वह काऊ जो अल्फा लैक्टोएल्यूमिन का उत्पन्न करती है उसका नाम था रोजी, और वह शीप जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का निर्माण करती है उसका नाम है ट्रेसी। ये ट्रेसी शीप और रोजी काऊ, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा नाम हमने मंकी का बताया था एंडी, IDNA, एंडी मंकी, फ्लोरोसेंट स्किन वाला मंकी। तो इस प्रोडक्ट को अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को शीप के मिल्क से हम प्राप्त करके सेपरेट करके, और जो लंग डिसऑर्डर है एम्फाइसोमा, EMPHYSEMA, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए हम इस मिल्क से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन निकाल करके और उसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपका ट्रांसजेनिक माउस। माउस भी देखिए, आप मानो 95% एक्सपेरिमेंट तो माउस पे ही है। तो माउस में जो बहुत सारे माउस तैयार किए गए, एक माउस तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया मैराथन माउस। दूसरा माउस तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया माइटी माउस, MIGHTY। माइटी माउस, इनके नामों से ही सब कुछ क्लियर है। तीसरा माउस तैयार किया गया फायसी माउस, FIERCE, FIERCE माउस। और चौथा माउस हमने तैयार किया स्मार्ट माउस। अब इन माउस में हमने क्या है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट माउस को हुए, तो उनमें से कुछ खास एक्सपेरिमेंट हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहला है मैराथन माउस। मैराथन नाम से क्लियर है, ऐसा माउस जो बहुत तेज दौड़ सकता था, 1 मील तक दौड़ने की क्षमता वाला माउस का नाम रखा गया मैराथन माउस। ये माउस 1 मील तक दूर तक दौड़ने में सक्षम था, और इसमें जीनिक ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा हमने ट्रांसजेनिक जो माउस तैयार किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से जो तेज दौड़ने वाला जीन था इस माउस में इंसर्ट कर दिया, और जो माउस तैयार हुआ देखा वो 1 मील तक दौड़ सकता था, स्पीड तेज दौड़ लगाने वाला माउस तैयार हुआ। दूसरा जो माइटी माउस था, इसको हमने मसल्स में एक ऐसा मसल्स डिग्रेड करने वाला जो प्रोटीन होता है, मसल्स के अपघटन करने वाला जो प्रोटीन होता है,
उसको हटा करके एक ऐसा माउस तैयार किया जिसकी मसल्स जल्दी डिजनरेट नहीं होती, तो मसल्स उसकी ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो जिससे पावरफुल माउस बना, इसका नाम रखा माइटी माउस। मैराथन माउस में फास्ट रनिंग कैपेसिटी वाला जीन डाल दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला जीन डाल दिया, और फियरसी माउस में हमने क्या किया, एग्रेसिवनेस वाला जीन डाल दिया। जैसे हमने देखा होगा मुर्गों की लड़ाई कराते हैं, तो एक मुर्गा होता है असील, वो कभी भी लड़ाई में पीछे नहीं हटता, जब भले उसकी मृत्यु हो जाए बाकी मुर्गे भाग जाएंगे लड़ाई से। तो वो जीन है जो असील में पाया जाता है, वो किसी अन्य मुर्गों में नहीं पाया जाता, इसलिए उसकी प्योर ब्रीड की बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। ऐसे ही जो है चूहों में जो एग्रेसिवनेस वाला, लड़ने की क्षमता वाला, लड़ाकू नेचर वाला जो जीन था, वो था, फिर उसको फियरसी माउस में डाला, और जो माउस तैयार हुआ वो देखा कि बाकी माउस के पीछे ज़्यादा बहादुर था, लड़ने में हार ना मानने वाला जान। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़ाई में अगर भिड़ गए तो पहले तो लड़ते नहीं हैं, अगर लड़ते हैं तो अंत तक लड़ते हैं, हारते नहीं हैं, हराने के लिए लड़ते हैं भले कुछ भी हो जाए। ऐसे ही जो जीन वो विशेष करेक्टर हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, वो एग्रेसिवनेस के ऐसे एग्रेसिवनेस वाला करेक्टर जो डाला गया माउस में बन गया फियरसी माउस। और ऐसे ही कुछ बच्चे देखा होगा आपने बहुत स्मार्ट होते हैं, उनकी वर्किंग कल्चर अच्छी होती है, कोई भी काम करते हैं व्यवस्थित तरीके से, मेमोरी शार्प होती है, एक बार कोई चीज़ सुन लेते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं स्मार्ट चिल्ड्रंस। ऐसी जो है माउस तैयार किया गया स्मार्ट माउस, जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, उसकी जो है लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, जो उसको सिखाया जाता था बहुत जल्दी सीख लेता था, ऐसे माउस बोलते हैं स्मार्ट माउस। तो ऐसे ट्रांसजेनिक माउस तैयार किए गए। इसी प्रकार से ट्रांसजेनिक गोट के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि ट्रांसजेनिक गोट जो तैयार की गई, उसको हम उस गोट में स्पाइडर का जीन डाल दिया गया, और स्पाइडर का जीन डाल करके उस गोट में स्पाइडर जैसे जाल बना, बोलने की क्षमता, जो फाइबर बनता था रेशम जैसा सिल्क बनाने की क्षमता उस गोट के मिल्क में आ गई, और उसके मिल्क से हमने जो है फाइबर्स तैयार किए। वो फाइबर स्टील मिल्क के नाम से वो मिल्क जाना जाता है। स्टील मिल्क फॉर्मेशन का जो जीन था वो स्पाइडर से निकाल करके स्पाइडर का जो सिल्क बनाने वाले कैपेसिटी वाला जीन जो गोट में डाल करके हमने गोट तैयार की, इसको ट्रांसजेनिक गोट कहते हैं, ठीक है। और उसके मिल्क से हम मजबूत थिक फाइबर, जिसको स्टील सिल्क कहते के नाम से जानते हैं, वो तैयार करने लगे। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग करके ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, जो बायो रीमेडिएशन में काम आता है। ऑयल स्पिल्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे जहाज़ों से कभी कभी तेल का रिसाव होने लगता है, समुद्र में तेल ऊपरी सतह पर फैल जाता है, उस कारण से सी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक स्यूडोमोनास पुटुडा नामक बैक्टीरिया तैयार किया गया, जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया था, जिसको सुपर बग के नाम से भी जानते हैं। उस बैक्टीरिया को हम उस सी में डाल दें या उस ऑयल को निकाल करके उस बैक्टीरिया के कल्चर में डाल दें, वो उस पूरे ऑयल को डिजॉल्व कर देता है, ऑयल को डिकम्पोज कर देता है। इस प्रकार से समुद्र में होने वाले उस हानिकारक ऑयल के प्रभाव से बचने में ये सुपर बग बहुत काम का साबित हुआ, जिसको हम बायो रीमेडिएशन में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट कल का पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए थे, जो हमारे लिए उपयोगी हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से उनको बनाते हैं और इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ इथिकल इश्यूज़ हैं, उन इथिकल इश्यूज़ की अनुमति आवश्यक है। हमने बताया था कि जो जल प्लांट पर हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, हम सोमेटो प्लाज्मिक थ्योरी पर या सोमेटिक सेल्स पर ही इसका उपयोग करते हैं। तो क्यों नहीं करते इसके बारे में तो अलग विषय है, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी है जो इथिकल इश्यूज़ में अपना निर्णय लेती है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें सही नहीं हैं, कौन सी चीज़ कानून के दायरे में, कौन सी चीज़ें कानून के दायरे में नहीं हैं, इन पर निर्णय लेती है। ऐसी एक कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC, इसका नाम याद रखिएगा, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग
इधर GE, A फॉर अप्रूवल, C फॉर कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये GEAC भारत सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसी सोसाइटी है जो बायोटेक्नोलॉजी के एथिकल जीन्स पे अपनी रिपोर्ट देती है और उसकी रिपोर्ट कानूनी दृष्टि से मान्य होती है और उसकी अनुमति के बिना बहुत सारी चीज़ों पर जो एक्सपेरिमेंट हैं उन पर पाबंदी है। आज हम मनुष्य पर बहुत सारे मनुष्य ट्रांसजेनिक मैन भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेनिक मैन बनाने पर जो रोक लगाई है उसका उद्देश्य यही है कि उससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, क्योंकि जितने लाभ हमें दिख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है। इसी तरह से एक टॉपिक आता है बायो पेटेंट फॉर बायो प्रोडक्ट। जो बायो प्रोडक्ट हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं उन पर बायो पेटेंट भी होता है। ऐसे काम जो पहली बार किए गए हैं और जनता के लिए हित में हैं, कहीं से उसकी नकल नहीं की गई, ठीक है, उसका स्वयं का काम है किसी व्यक्ति का, ऐसे पहले काम को हम बायो पेटेंट के अंतर्गत दर्ज कराते हैं और ऐसे पेटेंट अगर प्राप्त करते हैं तो उसका रेवेन्यू लंबे समय तक उस व्यक्ति को मिलता रहता है जो व्यक्ति उस काम को करता है। तो आपको मालूम होगा कि हमने जैसे हल्दी पर हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से काम चलता था। हल्दी भारत में उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवा के रूप में और सर्दी के प्रभाव से बचने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा के रूप में, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में बहुत लंबे समय से उपयोग की जाती थी, लेकिन हम लोगों ने पेटेंट नहीं कराए थे। ऐसे देश जो थोड़ा सा अभी इस पेटेंट राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, उन देशों के साथ यही नुकसान हुआ कि जो दूसरे देश के लोग थे उन्होंने यहाँ की जो लिटरेचर है उसको चोरी किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके अपने रिजल्ट के आधार पर उसको पेटेंट करा दिया। तो इन कानून की सहायता से हम बायो पेटेंट में एथिकल इश्यूज होते हैं, उन पर जो है एक कमेटी काम करती है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो पहले से उपलब्ध थी और हम चोरी करके उसको पेटेंट करा रहे हैं, उन पेटेंट को रोकने के लिए भी हमें काम करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम पहली बार बना रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, कहीं से खोज रहे हैं, तो उनको हमें पेटेंट करवाना पड़ता है। उन सब पे लगातार काम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको बायो पेटेंट के अंतर्गत बायो प्रोडक्ट को पेटेंट करके उसका लाभ लेने के लिए प्रयास किया जाता है। उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन बायो पेटेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की सहायता से कोई उपयोगी ड्रग बनाते हैं तो उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। जो रिसर्च हम करते हैं, जैसे एली कंपनी थी जिसने इंसुलिन बनाया, अब उसने रिसर्च पे जो काम किया उसका आगे उसको कुछ शेयर मिलता रहे ताकि आगे प्रमोशन में आगे नए रिसर्च को कर पाए, इसके लिए पेटेंट राइट लाए गए, पेटेंट अधिकार दिए गए। ऐसे ही पेटेंट राइट के तहत हम कोई नया काम करते हैं जो पहली बार हुआ है और हमारा अपना मूल काम है, ओरिजिनल काम है, तो हम उसमें पेटेंट प्राप्त कर सकते हैं। उस पेटेंट से कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को अगर उपयोग करेगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेचने का अधिकार हमारे पास होगा, उसका एवज में हमें कुछ न कुछ आंशिक लाभ मिलता रहे। इस दृष्टि से बायो पेटेंट के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। जब हम बायो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो बायो पेटेंट की भी जो है लाभ लेना चाहिए। आज के लेक्चर में आज हम इतने पर ही सीमित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बचे हुए टॉपिक को पूरा करेंगे। धन्यवाद।